जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के तीसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखना शुरू कर चुके होंगे, ये वीडियो प्रीमियर हो रही होगी, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ लाइव चैट में अवेलेबल हूं। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट पर आप चीज़ों को पूछ सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब आपको मेरे पीछे ये दिख रही होगी एनसीईआरटी की किताब और आप सोच रहे होगे कि भैया आप एनसीईआरटी से ही पढ़ाने वाले हो। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि साइंस और सोशल साइंस दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं। आप अभी अपने बोर्ड लेवल पर एनसीईआरटी से भाग रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाकर पता करना, वहां पर बच्चों को बार बार कहा जाता है कि बेटा एनसीईआरटी की वन बाय मतलब लाइन बाय लाइन रीडिंग करिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड किताब है, यहीं से चीजें पूछी जाती हैं और इसके एक एक लाइन अब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो मैं आज आपको सिखा दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करते हैं और यहां से आपके बोर्ड में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। और एक वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी हम पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप एनटीएससी को टारगेट कर रहे हैं तब भी आपका काम होने वाला है आज, और अगर आप बोर्ड तो कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए तो ये बेनिफिशियल होने ही वाला है। तो आज हमारे पहला चैप्टर जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एक सेकेंड, लेट मी फिक्स इट। यस, नाउ आई विल टेक हाइलाइटर। अब मैं आपको ये चीज कहूंगा कि आप, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हालांकि मैंने मैथ वाली क्लास में आपको बता रखी है कि आपको क्या करना है। आपको जैसे मैथ में मैंने पढ़ाया लेक्चर, उसके बाद आपका काम है एनसीईआरटी सॉल्व करना। कल के दिन हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सेम काम आपको सोशल स्टडीज में करना है। मैं मतलब ओवरऑल एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक टॉपिक को, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है। सिखा मैं पूरा दूंगा। उसके बाद कल जब हम लोग क्लास करने आएंगे, कल जब आप आएंगे मेरे साथ क्लास में शाम 7 बजे दोबारा मुझसे मिलेंगे, वहां पे हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आपको क्या मिल जाएगा? इस चैप्टर की डीपीपी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मिल जाएगा। अलग अलग किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हीं में से जो बच्चे परचेज नहीं कर पा रहे हैं उनके पास वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएंगी। और इसके अलावा टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि टेस्ट अवेलेबल है कहां पर। टेस्ट अवेलेबल है आपका हमारे ऐप पर, रैंकर्स लाइव ऐप पर। अब आप कहोगे भैया बोर्ड के लिए भी टेस्ट लेना क्या इंपॉर्टेंट है? यार देखो, अगर तुम मेरे तरीके से चल रहे होगे, अगले 30 दिन मेरे साथ वर्क कर रहे होगे जैसा जैसा मैं कह रहा हूं, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर सेल्फ तैयारी कर रहे हो तुम्हारे अपने प्लान से, तो तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरा प्लान ये है कि 3-4 चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, एक पार्ट टेस्ट देंगे, एक रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर 3-4 चैप्टर फिनिश करेंगे, एक फिर से पार्ट टेस्ट देंगे, उसके बाद 2 फुल टेस्ट देंगे। बीच बीच में आपके लिए जूम मेंटरिंग सेशन कराया जाएगा, ताकि अगर वो बच्चा जो अपने आप को कंसीडर कर रहा है कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, उसकी अलग से मेंटरिंग की जाए। वो बच्चा जो अपने आप को कंसीडर कर रहा है कि मैं भैया 30-32 के आसपास स्कोर कर पा रहा हूं, 40 कैसे पहुंचूं, उसकी भी मेंटरिंग की जाएगी। तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। अलग से ग्रुप बनाया जाएगा और चीजें की जाएंगी। आई होप इतनी चीजें क्लियर है आपको। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें। एक एक करके एक एक टॉपिक में समझाता जाऊंगा, आप इसको समझते जाइएगा, फिर उसके बाद खुद से एनसीईआरटी रीड करिएगा और जैसे जैसे मैं हाईलाइट करूंगा चीजों को आप भी हाईलाइट करिएगा। और उसके बाद कल जब एमसीक्यू कर रहे होंगे आपसे एक एक सवाल लगेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें भाई, सभी लोग तैयार हैं? चलिए, तो हमारा टॉपिक जो है वो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। मतलब आप इसको आसान भाषा में ये समझिए कि कोई भी चीज आपको डेवलप करनी है, कोई भी चीज आपको बनानी है, तो आपको उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं ना। जैसे आपको मैगी बनानी है तो सबसे पहले आपको मैगी खरीद के लेकर आना पड़ेगा, फिर प्याज, टमाटर, तेल, गैस, चूल्हा, सब कुछ, ये सारे क्या है? आपके रिसोर्सेज हैं। उसके बाद अब इनको आप डेवलप करेंगे तो एक मैगी आपकी बन जाएगी। अब मात्र कही जाती है 2 मिनट में मैगी बननी, लेकिन वो वाली मैगी नहीं, वो मैगी जो बढ़िया से बनाई जाती है, ठीक है, खाने की तरह। अच्छा, अब इसमें आप चैप्टर जब रीड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। वही चीज, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resources। वो चीजें जो हमारे environment में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं और उसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जमीन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसको निकाल पा रहे हैं तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स है।
वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, कि मतलब उससे हमारे नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है, दैट्स आर थिंग आर कॉल्ड रिसोर्सेज। क्लियर है? अब रिसोर्सेज आपको यहाँ पे एक ये चीज, ये इस तरह की चीजें जो दिखाई जाती हैं, इन चीजों को पढ़ा करिए, समझा करिए, ठीक है बेटा? एक सेकेंड, हाँ आगे पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, ये सब ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं यूजिंग आपका नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोगों को भी पता है कि ह्यूमन बींग जो भी हमारे आसपास या हम लोग हैं या कोई भी देश है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत सेक्शन में लेके जा रहा है। वही चीज यहां कही गई है। अब आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर एज इट इज एज्यूम्ड बाय मेनी? हम लोगों को क्या लगता है कि पानी अवेलेबल है, ये हमारे लिए गिफ्ट हमें दे दिया गया भगवान की तरफ से? नहीं, आपके लिए ये चीजें अवेलेबल है, लेकिन आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे वेस्ट नहीं करना है, कैसे अपने आगे वाली जनरेशन के लिए बचाना है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential component of resources. They transform material available in our environment and resources and use them. हमारे पास जो जो चीजें resources available है, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। अब इसके बाद these resources can be classified as following ways. अब जितने भी resources available हैं, उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के resources। ठीक है बेटा? अच्छा, on the basis of origin, biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national and international, on the basis of status and development, potential developed stock and reserve। ठीक है? तो ये चार बेसिस हैं जिस बेसिस पर हम चीजों को डिवाइड करते हैं। रिसोर्सेस, इसके दो टाइप होते हैं आपके, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल में आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपका कॉन्टिन्यूअस फ्लो वाला, बायोलॉजिकल वाला। बायोलॉजिकल में आपका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल में आपका रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है? ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो आपके नेचर पर, इंस्टीट्यूशन पर और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता है। तीनों चीज एक साथ काम करती हैं। ठीक है? चीजें समझ में आ रही है? एनसीईआरटी समझ में आ रही है? एनसीईआरटी जिसको समझ में आएगी, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब एक एक टॉपिक को समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे पहला कहा जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना मतलब वनस्पति, मतलब आपके पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें क्या है? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज, all the things which are composed of non-living things are called abiotic things, like rocks and metal। ये भी सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल है आपके बायोस्फीयर में, आपके इन्वायरमेंट में, लेकिन ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे पत्थर, पहाड़, ये सारी चीजें। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार प्रोड्यूस कर सके, रिन्यू करें, बार बार यूज कर सके, दैट इज कॉल्ड क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इसको अपने साइंस में भी पढ़ेंगे। सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। ठीक है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज अकर ओवर ए लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। देखिए, नॉन रिन्यूएबल मतलब समझ में आ रहा है? ऐसी रिसोर्सेज या ऐसी चीजें जिनको हम बार बार यूज कर सके। ठीक है? वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हम उसको ट्रांसफर करें। नॉन रिन्यूएबल, वो जो हमारे पास अवेलेबल है, वो चीज दोबारा नहीं बन सकती। ठीक है? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब मेरा खुद का रिसोर्स जो है, जैसे
These are also owned by privately by individual. Many farmers own land which is allotted by them to by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, house. ये सारी चीजें कहने का यही मतलब है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो मेरा खुद का रिसोर्स, जैसे मैंने घर बनवाया, ये घर मेरा है तो ये मेरा रिसोर्स है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। These are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, public parks। मतलब क्या है, एक जैसे मेरा घर है, मेरे घर को सिर्फ मैं यूज करूंगा। अब ये क्या है, ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। जैसे आपके पब्लिक प्लेस पे कोई पार्क बना दिया गया, कोई बैठने का एक जगह बना दिया गया, वो एक कम्युनिटी का है, एक संस्था का है, एक मोहल्ले का है, कई लोगों का है, उसमें कोई अपना मालिकाना हक नहीं बता सकता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज आपको पढ़ के ही समझ पे आ रहा है कि ये क्या है, देश का रिसोर्स। ऐसी चीजें जिस पर देश का अधिकार हो, जैसे भारतीय रेल, ठीक है, इस पर किसका अधिकार है, देश का, तो ये क्या है, नेशनल रिसोर्स है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। The country has legal power to acquire even private property and public goods. You might have seen roads, canals, railway being constructed on the field owned by the some individual. Urban Development Authority and get empowered by the government of acquired land. All the mineral water resources, forest, wildlife, land with the potential boundaries, political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles by the 2 kilometer from the coast termed as territorial water and resources देयर विन बिलोंग टू द नेशन। देखिए कहने का क्या मतलब है, हमारे देश में जितनी भी चीजें आप पढ़ते वक्त किताब खोल लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी यहां से चीजें विजिबल नहीं होंगी, लेकिन आपकी किताब में चीजें विजिबल होंगी। क्लियर है। अच्छा, कहने का मतलब है कि नेशनल रिसोर्सेज क्या है, हमारे देश में जितनी भी सारी चीजें हैं ना, उस पर समझ लीजिए देश का अधिकार है। जैसे रोड बनाया जाता है तो सरकार क्या कहती है, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपको जमीन आपको बेचनी ही पड़ेगी। आप किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि नहीं सर आपको रोड बनाना है, मैं अपना जमीन नहीं दूंगा, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भारत में हर एक जो क्षेत्र है वो भारत सरकार का ही है। आपने उसको सरकार से खरीदा है, आपने उसको लोगों से खरीदा है, पहले तो ये देश का है, ठीक है, उसके बाद आपका है, ठीक है, यही कह रहा है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, पढ़ के समझ में आ रहा है कि कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे भी होंगे जिस पर देश का अधिकार नहीं होगा पृथ्वी पर, ठीक है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नेचुरल माइल्स ऑफ द एक्सरसाइज इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं भारत में, भारत में नहीं, विश्व में, इस पृथ्वी पर, जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, वो इंटरनेशनल है, मतलब सभी देशों का अधिकार समझ सकते हैं। जैसे आपके देश के किनारे में कुछ 22 किलोमीटर के अप्रोक्स 200 नेचुरल माइल के अप्रोक्स को छोड़ के बाहर जितना समुद्र है उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो अधिकार किसका है, वो पूरे विश्व का अधिकार है, ठीक है, वो आपका नहीं हो सकता, वो आपके देश का नहीं हो सकता। अब डू यू नो को कभी छोड़िएगा मत, ठीक है। Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Identify some other resources which are international in nature. मतलब कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, ठीक है। Do you know that India has got the right to mine? अच्छा, मतलब कि इंडिया के पास अथॉरिटी है उस चीज को माइनिंग करने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, चीजें समझ में आ रही है सबको, क्लियर है, ये पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, या फिर आप लोग बताइएगा कि भैया ये वाला तरीका नहीं मजा आ रहा है, दूसरे तरीके से बताइए, तो वी विल चेंज द प्रोसीजर। बट आपको समझना है कि आपको एनसीईआरटी से ऐसे पढ़ना है या फिर वो मैं टॉपिक लेकर आऊं चीजों को एक्सप्लेन कर दूं वैसे पढ़ना है। बस आपको चीजें बतानी है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू बाय ईच टाइम। Potential resources, resources which are found in region but have not been utilized. For example, the western part of the India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the developing of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. कह रहा है कि on the basis of status of development, अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है वो चीज, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास क्षमता तो है पैदा करने के, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं,
क्योंकि उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिर वर्किंग पावर, बहुत सारी चीजों की कमी है। तो ऐसा देखा गया है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान और गुजरात में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी बना सकते हैं, सोलर एनर्जी वहां से डेवलप कर सकते हैं। तो ये यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक, इसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज, resources which are survived and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on the technology and the level of the feasibility. ऐसे भी जगह होंगे जहां पर हम चीजों को डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास चीजें पता चल चुकी हैं, अब हम उस पर काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली भी हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। स्टॉक, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। सब पढ़ी समझिए। Material in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are include among stock. स्टॉक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि चीजों को हमने जुटा कर तो रख लिया है, लेकिन हमारे पास मतलब बुद्धि नहीं है, तरीका नहीं पता है, ना ही हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है कि हम उस चीज को उससे यूज कर सके। एग्जाम्पल पढ़िए। Water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy. आप लोग साइंस में और आगे जब पढ़ेंगे ना, हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक कुणाल सर ने आपको पढ़ाया होगा या अभी पढ़ाएंगे। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस। हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई है जिससे हम हाइड्रोजन को यूज कर सके फॉर द फ्यूल और फॉर द अदर पर्पजेज। ठीक है। Reserve are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical knowledge. Now how? But their use has been started. This can be used for the meeting future requirement. River water can be used for the generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. as reserve can be used in the future. देखिए, कुछ चीजें हमने रिजर्व कर रखी हैं कि हाँ, हमें टेक्नोलॉजी भी पता चल चुकी है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल का काम नहीं कर रहे हैं। चीजों को हमने स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया है और अब हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इन फ्यूचर वो हम इसको कंसीडर भी करेंगे। एक्टिविटी है, इसको कर लीजिएगा। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व्स रिसोर्सेज दैट यू आर फैमिलियर विद फ्रॉम योर लोकल एरिया। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज तो मिल गए हैं, अब इन रिसोर्सेज से आप डेवलपमेंट कैसे करते हैं। Resources are vital for the human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. हमें लगता है कि हमारे पास जो चीजें, पानी मिल रहा है, खूब बर्बाद करो इसे। बहुत सारी चीजें हम लोग बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें गलत है, हर व्यक्ति जानता है। इससे प्रॉब्लम बहुत हो रही है। डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर द फ्यू इंडिविजुअल, accumulation of the resources in few hands which in turn divided the society in two segments, haves and have not और rich and poor। देखिए, जिसके पास पैसा है वो खूब एसी चला रहा है, खूब बढ़िया ठंडा ठंडा हवा ले रहा है, लेकिन उनके एसी ज्यादा से ज्यादा यूज करने से उन्हें नहीं पता है कि हमने इन्वायरमेंट में कितनी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कितना ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन उनके पास पैसा है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। वो कूलर का हवा नहीं लेंगे, वो एसी का ही हवा लेंगे। तो वही कह रहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे अप्स एंड मतलब कि डिवाइडेंड आपको दिखाई देने को मिलेगा। एक्टिविटी है, इसको पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। Indiscriminate exploitation of the resources had led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, ये मैंने आपको बताया, environmental pollution and land degradation. An equitable distribution of the resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. देखिए, चीजें तो कही जाती हैं कि सबको इस तरह से चीजों को यूज करना चाहिए, चाहे लैंड हो, चाहे कोई भी चीज वो यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, इस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी दिक्कत ना हो, ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जिनके पास पैसा है, जिनके पास सारी चीजें, वो कहेंगे हम क्यों यूज करें। जैसे एक एग्जांपल समझिए, इंसान चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे तो कार कम चलेंगी, ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन इंसान कहेगा नहीं, हमारे पास पैसा है, आई विल ड्राइव, आई विल गो टू द ऑफिस बाय इंडिविजुअल यूजिंग अ कार। तो सारी चीजें हैं जो एक सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। अच्छा, आगे आते हैं। An equitable distribution of the resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. At the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of the planet is danger. कुछ लोगों की वजह से हमारे
जो प्लैनेट है, जो हमारा अर्थ है, इसका भविष्य खतरे में है और ये सबको समझ में आ रहा है। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखिए इसका मतलब समझिएगा, ये कह रहा है बेटा कि आप चीजों को इस तरह से यूज करिए, ना तो आपका प्रेजेंट खराब होना चाहिए, ना ही आपकी आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब होना चाहिए। आपको यह भी कंसीडर करना होगा कि आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप पूरा का पूरा रिसोर्स आप अकेला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इतनी बार आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एनसीईआरटी की इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे कि वाकई में क्या हुआ था और डीप जानिए। यही तो सिखाता है, पढ़ने का क्या तरीका होता है, कोई टॉपिक मिला उसके बारे में और बढ़िया से समझो। ठीक है, तो आपका क्या काम है, आज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 को यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करना है, उसके बारे में डीप स्टडी करना है। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर चीजें बता दे रहा हूं। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. Rio de Janeiro कहाँ है भाई? ब्राजील में है। कितने देश के लोग मिले? 100 देशों के, लगभग 100 देशों के। For the first international Earth Summit, ये क्या किया गया था यहाँ पे? पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुई भाई? 1992 में। कहां हुई भाई? रियो डी जेनेरियो में। ये कहां पड़ता है भाई? ब्राजील में पड़ता है। कितने देश इसमें आए भाई? 100 से ज्यादा या 100 कंसीडर करिए। The summit was convened for addressing urgent problems of the environmental protection and social economic development. अब ये पूछेगा कि ये किस लिए किया गया? ये जो एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, कि जो जो देश डेवलप कर रहे हैं उन्हें ये भी कंसीडर करना होगा कि ग्लोबली हमें कोई इससे दिक्कत ना हो, हमारे ओजोन लेयर में डिप्लेशन ना हो, प्रदूषण ना फैले, पॉल्यूशन ना ज्यादा क्रिएट हो। आप डेवलप बनिए, चीजों का बढ़ाइए आगे, लेकिन इस तरह से कि ताकि आपको ग्लोबली कोई इफेक्ट ना पहुंचे। The assembled leaders signed the declaration and global climatic change and biological diversity. The Rio Convention endorsed that the global forest principle and adopted Agenda 21. यहां पे एक एजेंडा है, कौन सा एजेंडा है? एजेंडा 21 for achieving sustainable development in the 21st century. ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? दिस इज 21st सेंचुरी। 1992 में ये चीजें डिस्कस कर ली गई थी कि 21वीं सेंचुरी में 2000 से लेकर 2099 तक हम इस तरह से वर्क करेंगे कि हम एक जो ये सोशल डेवलपमेंट, ये ग्लोबल चीजें हैं, हम इसको मेंटेन कर सके। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। एजेंडा 21 क्या कहता है? It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि UNCED का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको लिख लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा, अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। अच्छा, which took place at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. एक यहाँ पे मेजर इनका एजेंडा ये भी था कि ये एजेंडा 21 तो हम लोग पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, हर देश अपने लेवल पर, लोकल लेवल पर भी एजेंडा डेवलप करेगा ताकि उसके देश के लोग भी इस चीज को ध्यान रख सके कि आपको कैसे चीजें करनी है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ऐसे ही पढ़ी जाती है किताब। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे पेंसिल से मार्क कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए, या फिर अगर जैसे इस टॉपिक में और चीजें आपको पता चलती है, यहां पे आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरी पेंसिल हो गई, ये मैंने पेंसिल ले ली अपनी, अब यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली, मैंने ऐसे मार्क किया यहाँ पे, इसको मैं ब्लैक से ही करता हूँ। समझिए, इसी तरह से पढ़ाई की जाती है बाबू,
इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे हाईलाइट किया, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें पता चली, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी। ये आपकी किताब है, आप चाहे जैसे कंसीडर करो, आपको पढ़ना है। अरे 100-150 रुपए की किताब है, आप इसको बचाओगे कि मेरा भाई भी इससे पढ़ ले? नहीं, आपको पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि अगर दोबारा किताब उठाओ तो इन हाईलाइटेड चीजों को पढ़ो, तो चीजें आपके मन में रिकॉल होनी चाहिए। जाके देखना किसी नीट वाले बच्चे की बायोलॉजी की किताब, जाके देखना किसी जेई या नीट वाले बच्चे की केमिस्ट्री की किताब, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी कुछ इस प्रकार से दिखती है। और अगर तुम्हारी एनसीईआरटी ऐसे दिख नहीं रही है, इट मींस आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा, चलो मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है ना? ऐसे ही समझते। रिसोर्सेस प्लानिंग, अब रिसोर्सेस की आपको प्लानिंग करनी है, किया जाए प्लानिंग। चलिए, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस use of resources. It is important in a country like India has enormous diversity in the availability of resources. अच्छा, एक चीज मैं अभी यही बता देता हूँ, भारत जो है ना बिल्कुल अलग है, अलग अलग देशों से ना बिल्कुल अलग है। मतलब भारत का ऊपरी क्षेत्र बिल्कुल अलग है, लेफ्ट क्षेत्र एकदम अलग है, राइट क्षेत्र एकदम अलग है, साउथ वाला एरिया बिल्कुल अलग है। तो भारत काफी ज्यादा डाइवर्स्ड है। ठीक है, there are regions which are rich in certain types of resources but they're deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in the terms of the availability of resources, and there are some regions which have the acute shortage of the some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in mineral and coal deposit. अब देखो यहां से क्वेश्चन आ गया, कोल डिपॉजिट के इनमें से कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा है, मतलब जहां ज्यादा पाए जाते हैं। तो याद क्या रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आपको मिनरल्स और कोल डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहां पे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश से ही कट के आपका छत्तीसगढ़ बना है और बिहार से कट के आपका क्या बना है, झारखंड बना है। तो ये आपके रिच है कोल डिपॉजिट्स में। अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब भैया देखिए, वाटर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी डाउन है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान किसके लिए सबसे ज्यादा है, इसके पास सोलर और विंड एनर्जी, बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है कि पानी की वहां पे कमी है। The cold desert of the Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. यहाँ पे भाई cold desert पाए जाते हैं। It has very rich culture, heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. This call for balanced resources planning at the national, state, एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। मतलब कहने का है, ये हमारे देश की सरकारों का एक मतलब दायित्व है, उनका एक मतलब कि कह सकते हैं कि ये उन्हीं का फर्ज है, उन्हीं का कर्तव्य है कि अलग अलग क्षेत्र में बहुत कहीं पे बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल है, कहीं पे कम अवेलेबल है, तो सारी अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, वहां से चीजें उठा के वहां भी पहुंचाई जाए, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन की जाए, ताकि हर जगह चीजें अवेलेबल इजिली हो जाए। Prepare a list of resources found in your state and also identify the resources that are important but deficient in your state. अब आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है क्या कि भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम रिसोर्सेज कौन से पाए जाते हैं, कौन से मिनरल नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे ना, तब आपको मजा आएगा पढ़ने का यही तरीका होता है। ठीक है, Resources planning in India. Resources planning is a complex process which involves identification and inventory of the resources across the region of the country, and this involves surveying, mapping and measurement of the resources. पहली चीज हमें क्या करना है, हमें इंडिया में रिसोर्सेज अगर प्लानिंग करनी है ना बेटा, सबसे पहले चीजों को समझना होगा कि कौन कौन सा चीज कहाँ अवेलेबल है, उसका डाटा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इंप्लीमेंटेशन रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। अब चीजें पता चल गई भैया, नीचे हमारे पे सोना है, अब उसको निकालना कैसे है, उसको वहां से बाहर कैसे लाना है, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेंगी अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज करके। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब आपको अपने रिसोर्सेज प्लान को वहां लोकल लेवल पे रिसोर्सेज प्लान को आपके नेशनल लेवल के प्लान्स पर मैच कराना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीजें कंसीडर की जाएंगी और मुझे कैसे करना है। इंडिया हैज मेड कंसर्न्ड एफर्ट for the achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई चीज बहुत छोटे छोटे बच्चे भूल जाते हैं। India has made concerned efforts for the achievement
for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence। अब हम रिसोर्सेज प्लानिंग कब स्टार्ट किए थे, अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा और कोई भी इस चीज को कंसीडर नहीं करेगा। कब हमने स्टार्ट किया था, तो अब 5 साल बाद हम आजाद कब हुए थे, 47 में, 5 साल बाद 52 में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हमने रिसोर्सेज प्लानिंग कब से स्टार्ट की, 1952। यहां पे आप पेंसिल से लिख लेंगे, ठीक है बेटा। चल, फाइंड आउट what resources are being developed in your surrounding by the community, village, panchayat, ward level, communities with the help of community participation। चलो मैं अपने यहाँ का बताता हूँ। वाराणसी जो है, बनारस जो है, वो बनारसी साड़ी के लिए बहुत विख्यात है। हम लोगों के यहाँ ना मतलब बनारसी साड़ी बनाई जाती है, ऐसे हाथ से लोग बुनते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे कम्युनिटी में, हमारे एरिया में बनारसी साड़ी काफी ज्यादा बनाई जाती है। तो इसी तरह आप अपने अपने क्षेत्र के रिसोर्सेज के बारे में कैसे कौन सी चीजें आपके यहाँ प्रसिद्ध है, ये भी बताइए अपने स्टेट्स के, अपने जिले के, अपने लोकेलिटी के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चल, the availability of resources is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institution may hinder the development। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके यहाँ चीजें अवेलेबल रहेंगी तो आपके लिए ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में आसानी होगी। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। On the contrary, there are some regions which have a poor resources but they are economically developed। ये इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप डेवलप बढ़िया से करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारे ही देश के देखोगे कुछ क्षेत्र ऐसे, जैसे झारखंड वारखंड क्या है ना, रिसोर्सेज वहां पे मतलब कि मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन झारखंड एक गरीब राज्य है। मतलब उस तरह का गरीब, अब मत तुम लोग सोचोगे झारखंड, भैया हम झारखंड के हम गरीब हैं, नहीं, मतलब कि उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह हो चुके हैं। और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो डेवलप्ड हो गए लेकिन रिसोर्सेज उनके पास क्या अवेलेबल है। तो अलग अलग चीजें आपको दिखाई देती हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन फॉर सच ए सिचुएशन। आपको इसको गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करके यहाँ पे पेंसिल से लिखना है समझ के, ठीक है बेटा। चल, द हिस्ट्री ऑफ द कोलोनियलिज्म reveals that the rich resources in the colonies were the main attraction for the foreign inventors. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish the supremacy of the colonies। मतलब जहां पे देखो हिस्ट्री है कि जहां पे चीजें बहुत ज्यादा रिच अवेलेबल है, अलग अलग कॉलोनीज में, अलग अलग लोगों में, वो बेसिकली ऊपर गए हैं, आपको पता ही है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज कंट्री, वो कंट्रीज ऊपर गई हैं, ठीक है। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by the appropriate technology development and institutional change। India has experienced all these in the different phases of the colonialism। Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। देखिए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, आपके पास चीजें होने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप किताबें इतनी खरीद के ला के रख दो, आप उसको पढ़ोगे नहीं, उसको यूज नहीं करोगे, आपको तरीका ही नहीं पता रहेगा, तो आप कभी भी NTSC या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको तरीका पता चलना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल तो है, लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते, उसको बनाना नहीं जानते हो, आपके पास इतने मैन पावर नहीं है, इतने स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वही कह रहा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, resources are vital for any development activities, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to the socio-economic and environmental problems। ऑब्वियस सी बात है यार कि आप चीजों को सही से यूज नहीं करोगे तो आपको एक चीजें डिसबैलेंस तरीके से दिखाई देंगी, इम्बैलेंस तरीके से दिखाई देंगी, आपके इकोनॉमिकली इम्बैलेंस दिखाई देगा, सोशली इम्बैलेंस आप दिखाई दोगे, ठीक है। टू ओवरकम दीज चीजें, एक सेकंड पापा का फोन आ रहा है। हम लोग कहाँ थे भाई, फोन आ गया था पापा का, ठीक। चलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर थे, इसको हम बात कर रहे थे, तो हम एक चीजें कंजर्व करें। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड द थिंकर्स इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी ऑप्ट in voicing the concern about the resources conservation in these words।
देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड दैट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ठीक है, गांधी जी पहले ही इस चीज को बता चुके हैं भैया कि हमारे पास इतनी चीजें अवेलेबल है कि मैं सबकी पूर्ति कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल चाहेगा ना कि सब मेरा हो जाए, वो चीज हम कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. वो mass production के against थे, ठीक है। At the international level, अब ये जो ऐसी लिखे रहते हैं भाई चीजें, इसको पढ़ लिया करो ध्यान से। At the international level, the Club of the Rome advocated resources and conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by the Schumacher in his book Small is Beautiful. छोटी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। The seminal contribution with respect to the resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report. Brundtland 1987. This report introduced that the concept of sustainable development and advocated it as a means of resources conservation, which was subsequently published in a book entitled with Our Common Future. इतनी डीप चीजें नहीं पूछी जाएंगी। Another significant contribution was made at the अर्थ समिट रियो डी जेनेरो। वही बात कही गई कि एक बंदे ने, मतलब किसी बंदे ने, एक व्यक्ति ने किताब लिखी, उसमें उन्होंने गांधी जी की फिलोसफी को भी कंसीडर किया और बुक का टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए आगे आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम एक एक करके कुछ रिसोर्सेज की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग लैंड और सॉइल के रिसोर्सेज की बारे में बात ज्यादा करेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज करेंगे। देखिए, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। Thus, land is a natural resources of the utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economically activities, transport, and the communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for the various purposes of the careful planning. पहले लोग गांवों में रहते थे, खेती करते थे, अब लोग शहर में रह रहे हैं। ठीक है, शहर की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, पहले गांव में ज्यादा लोग रहते थे, तो हम लैंड को किस किस चीज के लिए यूज करते हैं भाई? खेती के लिए यूज करते हैं, रहने के लिए यूज करते हैं, अपने जो जानवर वानवर रह रहे हैं उनके लिए यूज करते हैं, कोई प्रोडक्शन कंपनी खड़ी करने के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। इंडिया हैज ए लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। याद रखिएगा कितने परसेंट एरिया हमारे में प्लेन है? 43, which provided facilities for the agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country. हमारे देश में 43% ऐसे एरिया है जो प्लेन है, जिस पर हम अपना खेती बाड़ी रहन बहन सब करते हैं। 30% ऐसे एरिया है जिसपे माउंटेन्स है, पहाड़ है। ठीक है, एंड इंश्योर द पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये समझ सोचिए कि पहाड़ है तो वो हमें नुकसान कर रहा है, उसमें भी हम अलग अलग चीजें करते हैं, नदियां हैं, बहुत सारे झरने हैं, लैक्स हैं, झील है, बहुत सारी चीजें। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेटू रीजन। वो कहते हैं ना पठारी रीजन है। ठीक है, 43%, 30%, 27%। ठीक, इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, जो हमारे पठारी एरिया है उसमें क्या क्या है? मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं और फॉरेस्ट, जंगल। लैंड यूटिलाइजेशन, हम लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं? पहला, फॉरेस्ट के लिए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, कुछ लैंड ऐसे हैं जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। एक तो हो गया फॉरेस्ट, लैंड में आ गया। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। बैरन एंड वेस्ट लैंड, एकदम बंजर जमीन जो एकदम वेस्ट है, कोई भी काम की नहीं है। लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, मतलब उस पर घर और बना दिया गया है, बिल्डिंग है, रोड है, फैक्ट्रीज है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, वो वाले लैंड को छोड़ के। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसे लैंड जो आई थिंक मेरे को जहां तक इसकी हिंदी समझ में आ रही है, ऐसे लैंड जो हम जो चरवाहे यूज करते हैं सिर्फ चरने के लिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन, नॉट मतलब कि वहां पे ना पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कल्चरल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5।
ऐसे लैंड जो 5 साल पहले तक क्या होते थे, कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन अब नहीं किए जाते हैं। चौथा, फैलो लैंड, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ऐसे जो एक आध साल पहले से ही कल्टीवेशन उस पर बंद कर दिया गया है। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल तक के बीच में जो चीजें लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज की जा रही है। नेट सोन एरिया, ये क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब यहां सवाल पूछा जा सकता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। एरिया वो एरिया जिस पर बुआई की गई है मोर देन वंस इन ए ईयर, एक ही साल में कई बार बुआई की गई है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज जितनी बुआई वाली एरिया है सभी को जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, चलिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ, ठीक है चीजें क्लियर है, द यूज इन द डिटरमाइंड बाय द बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन। इसमें चलिए आगे है हमारा कि हमारे ये जो एक ग्राफ आपके लिए बनाया गया है कि हमारे देश में जो भी लैंड है वो किस तरह से चीजें यूज की जाती हैं। ये ग्राफ में 18% आपको फॉरेस्ट दिखाया गया है, ये रेड से कंसीडर किया है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। अब आप सोचोगे कि परसेंटेज याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया वाज 3.28 मिलियन स्क्वायर। अब ये याद रखना है आपको कि हमारे देश में कितना जियोग्राफिकल एरिया, मतलब पूरा देश का जो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल है या एरिया कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउवेयर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। अब आप कहोगे भैया हमारे पास 100%, हम 93% क्यों यूज कर रहे हैं। कुछ एरिया जो हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, फिर चाइना जो कुछ ऑक्यूपाइड किया हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्सों को, कुछ अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल में हमारे जो म्यांमार वगैरह या चाइना वगैरह किए हुए हैं, वो एरिया को छोड़ दिया जाए तो 93% हमारा एरिया क्या है, जमीन है। ठीक है, और उसके बाद असम हैज नॉट बीन, वही मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान चाइना वाली बात। एक्टिविटी इसको पढ़ के आपको करना है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड, हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। अब आप देखो बहुत सारे ऐसे लैंड एरिया होते हैं जिस पर हम खेती बाड़ी नहीं कर पाते, उस पर क्या कहते हैं, जो हमारी जो कैटल्स हैं, पालतू जानवर हैं, गाय भैंस हो गई या फिर घोड़े हो गए, वो चरते रहते हैं, तो वहां पर हम खेती नहीं कर पाते हैं। Of such land is very hence these lands are cultivated once or twice in about यहाँ पे क्या था, हाँ, most of the other than the current fallow lands are either the poor quality or the cost of the cultivation of such land is very high। बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जो एकदम या तो खराब हो चुके हैं, बंजर हो चुके, जिसमें हम खेती कर ही नहीं सकते, या फिर अगर हैं भी, अगर खेती कर भी सकते हैं तो वहां पे खेती करना काफी महंगा पड़ता है। ठीक, hence these land are cultivated once or twice in a year about 2 to 3 years। If these are included in the net sown area, then the percentage of NSC in the India comes to about 54% of the total reporting area। तो जहां पर हम लोग बुआई करते हैं वो लगभग 54% एरिया है पूरे लैंड का। ठीक, the pattern of net sown areas greatly from one state to another state, it is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10%। कहने का ये मतलब है कि अलग अलग राज्यों में कहीं पे देखा जाता है कि खेती बहुत ज्यादा की जाती है। आप लोगों को पता है कि पंजाब और हरियाणा में खेती बहुत ज्यादा की जाती है। ये जो आप क्राइसिस देख रहे हैं फार्मर वाली सिचुएशन, फार्मर बिल्स को लेकर, ये पंजाब और हरियाणा वाले ही लोगों को ज्यादा दिक्कत कर रही है क्योंकि खेती वही ज्यादा करते हैं। ठीक, फाइंड द रीजन फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ द नेट सोन एरिया इन दीज स्टेट्स, कि पता करिए कि ये जो मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार में इसमें खेती कम क्यों होती है, ये आपको पता करना है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री आर इज फॉर लोअर देन द desired 33% of geographical area as it was outlined in the national forest policy। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, दैट इज 1952। यहां लिखा हुआ है, छोटी छोटी चीजें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। It was considered essential for the maintenance and the ecological balance, the livelihood of the millions of the people who lives on the firing of the forest depends on it। 33% के लगभग हमारे देश में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। A part of the land is termed as the wasteland and land put to on the non-agriculture uses, wasteland वगैरह के बारे में लिखी गई है। ठीक, continuous use of land over a long period of the time without taking appropriate measure to conserve and manage it। ठीक, वो सारी चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स।
We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation. अब वही बात यहाँ पे समझाई गई है पूरे टॉपिक में कि अब ये जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है इसमें हमें कैसे कैसे एक्टिविटीज करनी है, कि कहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, कि हमारा कल्टीवेशन भी चलता रहे, हमारी खेती भी चलती रहे, हमारी एग्रीकल्चर भी चीजें ना रुके, हमारा जो ग्रोथ है वो भी बढ़ता रहे, हम इकोनॉमिकली भी डेवलप करें, हम हर फील्ड में डेवलप करें। उस तरह से हमको यूज करना है लैंड को। पहली चीज सॉयल एज रिसोर्सेज। अब हम ये जो मिट्टी है उसको रिसोर्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ। द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। सॉइल लिविंग सिस्टम है, नॉन लिविंग सिस्टम में मत कंसिडर करिएगा। इट टेक्स मिलियन ईयर ऑफ द फॉर्म टू सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, relieve the parent rock or bed rock. Climate, vegetation and other forms of the life and time are important factor in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind, hawa and glaciers, activities of the decomposition contribute to the formation of soil. Soil बनता कैसे है, यहाँ से यहाँ तक चीजें बताई गई हैं, ठीक है। Chemical and organic changes which takes place in the soil formation are equally important. Soil also consists organic, humans and inorganic material. आपको पता है मिट्टी में जो ह्यूमंस की बॉडी गाड़ी जाती है, इस तरह की चीजें की जाती है, वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture and chemical and physical properties, the soil of the India are classified in different types and that is going to be most important for you. आपके एग्जाम में इस पे टॉपिक पे बहुत सवाल आते हैं, आपके एनटीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक पर सवाल अक्सर देखे गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, मतलब कि कहा गया है कि अलग अलग जगह के अकॉर्डिंगली हमारे देश में अलग अलग टाइप के लैंड अवेलेबल हैं। पहला एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी इसे कहते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर द मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड इन 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। याद रखिएगा कि ये हिमालयन रिवर सिस्टम के अराउंड पाई जाती है। द इंडस, सिंधु नदी, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज सॉइल आर आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। अब ये आपको मैं बता दूं कि ये कहाँ कहाँ जो प्लेन एरिया है हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश मान सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को आप पहाड़ी में कंसिडर कर सकते हैं, बाकी हिमाचल प्रदेश में कई प्लेन एरिया भी है, पंजाब हो गया जहाँ पे सिंधु नदी जाती है, आपका राजस्थान गुजरात में भी हो गया, ये कंसिडर की जाती है कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, द गोदावरी, महानदी एंड द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। मतलब कौन कौन सी नदियों के आसपास आपको दिखाई दी है भाई, एक तो इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी, फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक। The alluvial soil consists of the various proportion of the sand, silt and clay. As we move island towards the river valleys, soil particle appear for the bigger in size. In the upper reaches of the river valley, near the places of the break, अब ये सारे soil के बारे में बताया गया है। यहाँ पे important क्या है, such soils are more common in the Piedmont plains such as Duraz, Chaoj and Torai, ठीक है। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their ages. Age के according भी soil को describe किया गया है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial soil, जिसे हम बंगर कहते हैं, and new alluvial soil, जिसे हम खदर कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, खदर और बंगर। बंगर किसे, बंगर बी पहले आ रहा है, पुरानी मिट्टी, खदर मतलब नई मिट्टी। Bangar soil has also has higher concentration of conker nodules, that is khadar. It has more fine particle and it is more fertile than the बंगर, ठीक है। जो इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इट इज मोर फर्टाइल देन बंगर, मतलब खदर जो है ज्यादा फर्टाइल होता है, ज्यादा उपजाऊ होता है। एलाइवल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलाइवल सॉइल बेसिकली फर्टाइल ही होता है क्योंकि आपको पता है कि खेती कहाँ होती है, इसी जगहों पे होती है। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोटास। पोटास पाया जाता है इस मिट्टी में। अगर आपसे पूछा जाए कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, दैट इज पोटास। अब यही छोटी छोटी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्त। फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर
क्रिसियल एंड पल्स क्रॉप। अब आप सोचते हो ना कि भैया कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब एलाइवल सॉइल में कौन कौन सी चीजें ग्रोथ करती हैं, ये कहां कहां पाई जाती हैं, किस नदी के किनारे पाई जाती हैं, कितनी उपजाऊ हैं, कौन कौन से मिनरल्स या फिर कौन कौन से कंपोनेंट इसमें मिक्स होते हैं, कौन कौन सी खेती की जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ द एलेवल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कल्टिवेशन खेती सबसे ज्यादा होती है। Soils in the drier areas are the more alkaline and can be productive after the proper treatment and irrigation। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रीगर सॉइल। इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, रीगर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ध्यान क्या रखना है, कॉटन कहां पैदा किया जाता है, ब्लैक सॉइल में, ठीक। एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पैटर्न रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किस लिए क्यों बनता है, जो जो पत्थर रहते हैं ना उन्हीं के कारण यहाँ पे ब्लैक सॉइल का इजाद होता है। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। दक्कन के पठार के पास पाया जाता है। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, मैंने कहा ना दक्कन के पठार, इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, जगह याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। नदी यहाँ पे कौन कौन सी आई, दो, गोदावरी और कृष्णा। जगह कौन कौन सा आया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आप सोचते हो कि भैया इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी। दोस्त जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, अब इसको दोबारा रिपीट करोगे, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी, ठीक है। लेकिन पहली बार तो चीजें पढ़नी होगी ना। चलो, the black soil are made up of extremely clayey material. They are well known for the capacity to hold the moisture. ब्लैक सॉइल की कैपेसिटी क्या भैया, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बढ़िया से। इन एडिशन देयर आर रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो भैया यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, इसमें भी पाया जाता है भाई, पोटास उसमें भी पाया जा रहा था, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस सॉइल आर जनरली पोर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक कंटेंट कम है, यहाँ पे देखिए फॉस्फोरिक एसिड भी अवेलेबल था। किसमें था भाई, एलाइवल सॉइल में। किसमें नहीं है भाई, ब्लैक सॉइल में। ये है पढ़ने का तरीका। They develop deep cracks during the hot weather, which helps in the proper accretion of the soil. These soil are sticky when wet and difficult to work on the unless tilled immediately after the first soil or during the pre-monsoon period. ये दिख रहा है, गर्मियों के वक्त जो सूखा पड़ता है तो ये मिट्टी यहाँ की फट सी जाती है। ये होती है ब्लैक सॉइल की एक अलग सी प्रॉपर्टी, जबकि आपको ये प्रॉपर्टी आपको इस वाले सॉइल में नहीं दिखाई देगी, ठीक। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरिया ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। लाल और पीली मिट्टी अब आपको कहां मिलेगी, दक्कन पठार के ईस्टर्न एरिया में और साउदर्न एरिया में, ठीक। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, देखो भाई जगह लिख लो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड लॉन्ग इन द पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट के किनारे। These soil develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। अब आपसे पूछ लिया जाएगा लाल सॉइल लाल क्यों होती है, कारण लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत प्यार से लिखा हुआ है। These soil develop a reddish color are due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन का डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड होते हैं, जब ये पानी से भरे हुए होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तब ये येलो कलर के दिखाई देते हैं। रीजन लिखा हुआ है। लेटेराइट सॉइल, ठीक है, लेटेराइट्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर which means brick, brick मतलब ईंट। The laterite soil develops under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is the result of the intense leaching due to the heavy rain। ये क्यों होता है, ड्यू टू हैवी रेन के कारण। लेटरिक सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, ये एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेटेराइट सॉइल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जो जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी है दोस्त, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है और इसको ध्यान से समझना है। Generally difficult in the plant nutrients and occur mostly southern state, western Ghat region of the Maharashtra,
Odisha, some parts of the West Bengal and Northeast region. Where these soil support in the deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but underspread vegetation in semi-acid environment, arid environment. It is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. After the adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful in growing tea and coffee. अब टी और कॉफी की खेती आप कहां देख रहे हैं? साउदर्न स्टेट में, इसी सॉइल में, लेटेराइट सॉइल में. क्यों हो रहा है? आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथिंग ऑफ टी एंड कॉफी. रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप लाइक कैस्यू नट. ये कैस्यू नट क्या होता है आप बताएंगे, ठीक है. रेड लेटेराइट सॉइल कहां पाया जाएगा? तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में. डन. चलिए, एरिड सॉइल. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन कलर. ये सॉइल जो है लाल से ब्राउन कलर में आपको दिखाई देंगे. दीज आर सैंडी इन टेक्सचर. आपको कहां दिखाई देगा? आपके वेस्टर्न एरिया में दिखाई देगा. इन सम एरियाज of the salt content is very high and common salt is obtained by the evaporating the water. समुद्र के किनारे, अब चीजें समझ में आ रही होंगी. Due to the dry climate and high temperature, evaporation is faster. Obviously बात है यार, चीजों को हमको कैसे evaporate करते हैं, मतलब कैसे छानते हैं? By evaporation method. और क्लाइमेट अगर हमारा ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, सनलाइट ज्यादा आएगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो evaporation में आसानी रहेगी. The lower horizon of the soil are occupied by the concord. Because of the increasing calcium content downward, the conker layer formation of the bottom horizons restrict the infiltration of the water. After proper irrigation, these soil become cultivable, as has been in the case of Western Rajasthan. ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न राजस्थान में. फॉरेस्ट सॉइल्स, these soil, अब ये वही समझ सकते हैं, जब ये उसकी बात हो रही है कि मतलब कि जो डेजर्ट एरिया है वहां पे भी तो खेती होती होगी ना, तो वहां पे जो सॉइल पाई जाती है वो होती है एरिड सॉइल्स. ठीक है. फॉरेस्ट सॉइल्स, जो जंगली सॉइल कैसे होते हैं? दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन्स एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंगली टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म. दीज आर लोमी and silty in valley sides and coarse grained in the upper sloper in the snow covered areas. ठीक है. एक चैप्टर ऑफ हिमालयाज. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, हिमालयाज. दिस सॉइल एक्सपीरियंस डिडेंसेस एंड आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट. द सॉइल आर फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पार्टिकुलरली इन द रिवर टेरेस एंड अलाइवल फैंस आर द फर्टाइल्स. ठीक है. सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. इससे पहले हम लोग इस मैप को देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं. मैप क्या कह रहा था कि ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये आपका क्या बताएगा? फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जो भी हमने लास्ट में पढ़ा. ठीक, ये है आपका प्लेन रीजन. अब आपको दिखाई दे रहा है कहां कहां का एरिया है. कुछ गुजरात का, कुछ राजस्थान का, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पंजाब भी कंसीडर कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ आपका बंगाल का रीजन है. ठीक, उसके बाद एलाइवल आपको कहां मिलेगा? एलुवल, ये आपको मिलेगा आपको, हाँ, ये हम लोग एलाइवल की बात कर ली. रेड एंड येलो कहां मिलेगा आपको? इस एरिया में. ये एरिया कौन सा है? आंध्रा हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कर्नाटका भी आ जाएगा, कुछ महाराष्ट्र का रीजन है, तमिलनाडु, केरला. ठीक है, आंध्रा. ब्लैक सॉइल आपको कहां मिलेगी? ये है आपका ब्लैक सॉइल का रीजन. ठीक है. ब्लैक सॉइल आपको कुछ गुजरात में दिखेगा, मध्य प्रदेश में दिखेगा, कुछ छत्तीसगढ़ में दिखेगा, कुछ मैक्सिमम महाराष्ट्र में दिखेगा. ठीक है. लेटेनाइट सॉइल आपको कहां मिलेगी? लेटेनाइट सॉइल बहुत अलग अलग जगह पाई जाती है. वेस्टर्न घाट के उधर दिखाई दी गई थी ना, तो या फिर आपको कोस्टल एरिया में दिखाई देगी. ठीक. एरिड सॉइल आपको कहां दिखाई देगी? ये सैंड आपको राजस्थान में दिखाई देगा, सैंडी बॉल. ठीक है, ये चीज हो गया. अब लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल जो इरोजन होता है कैसे होता है? द डिडेंडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? Denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as the soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is imbalance between two. मतलब सॉइल का फॉर्मेशन और उसका इरोजन साइमल्टेनियसली होता है. एक बार फॉर्मेशन होगा, एक बार इरोजन होगा, एक बार फॉर्मेशन होगा, एक बार इरोजन होगा. ये आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह का, मतलब मिट्टियां टूटने लगती है. सॉइल का फॉर्मेशन का जस्ट अपोजिट. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ द सॉइल, ये हो गया.
उसके बाद समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अब देखो सॉइल का ये नेचर क्या है, इन लोगों का नेचर क्या है, ये लोग कैसे काम करते हैं, एक बार बनेंगे फिर बिगड़ेंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो सकता है कभी कभी आपको ये चेंजेस दिखाई उस तरह से ना दे। While natural forces like wind, glacier and water lead to the soil erosion, soil erosion कारण का क्या है, wind, glacier, water lead to, अब जैसे देखो मतलब एक मिट्टी है खाली आपने छोड़ दी, पानी खूब बरस गया वो धस गया, वहां पे अब जैसा सॉइल था वैसा नहीं होगा, वो चेंज हो गया, हवा आई उसको उड़ा ले गई तो वहां पे चेंज हो गया, लेकिन अब वहां पे किसी ने घर बना दिया तो सॉइल वैसी की वैसी रह गई। ठीक है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। ये इस तरह से दिख रहा है, अगर जैसे नहीं देखा आपने नदियों के किनारे पर किसी घाट पर आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजें कंडीशन आपको दिखाई देती हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर द कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। अब इस तरह की अगर एक्टिविटीज हो जाती है तब इसमें खेती करने में हमें मुश्किलिटी होती है। ठीक है, मुश्किलिटी देख रहे हो। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। चंबल में हम इसे क्या कहते हैं, रेवाइंस। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वेस्टेड अवे, दिस इज नोन एज ए सीट इरोजन। कभी कभी क्या होता है कि पानी की एक ऐसी वो आती है, ठीक है, वाटर ऊपर से फ्लो करके जाता है तो ऊपर की मिट्टी को पूरा बहा ले जाता है, तो ऊपर का पूरा जो सॉइल हो जाता है वो खराब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन। ठीक है, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ द फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, देखो पानी के कारण जो इरोजन होता है उसे सीट इरोजन कहते हैं। विंड जैसे अब यहाँ आपके सैंडी कहाँ पे आपको मिलता है, राजस्थान वाले में, वहां पे हवा तेज तेज चल रही है ऊपर की मिट्टी उड़ा ले गई तो वो क्या कहलाएगा, विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। कभी कभी गलत तरीके की खेती करेंगे तब भी आप सॉइल इरोजन करेंगे। ठीक है, मिट्टी का नुकसान करेंगे। प्लॉइंग इन ए रॉन्ग वे, ठीक है, अप एंड डाउन द स्लोप ऑफ द चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ द वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। Plowing along the contour lines can decelerate the flow of the water down the slope. This is called the contour planning. Plowing along, खेती करना along the contour lines, ये contour का आप हिंदी मीनिंग जरूर बताइएगा हमें। Can decelerate the flow of water down the slopes. हम पहाड़ों पे खेती किस तरह से करते हैं, इस तरह से contour plowing खेती करते हैं। Steps can be cut on the slopes making terrace. ठीक है, आइए पहाड़ी क्षेत्र में कल्टीवेशन इसी तरह से किया जाता है। Terrace cultivation restricts erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. मैंने कहा ना हिमालय क्षेत्र में ये चीजें की जाती हैं। Large fields can be divided into strips. Strips of the grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. इससे हमारा जो wind erosion होता है वो भी बच जाता है। This breaks up the force of the wind. This method is known as the strip cropping. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also work as a similar way. Rows such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of the sand dunes and in the stabilizing the desert in the western India. ठीक है, State of India's environment, इसको आप लोग पढ़ेंगे। The village, किसी विलेज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये है चीजें। इसके बाद लास्ट है आपका काम कि इस एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर को फिनिश किया। चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या रहा आपका, ये सॉइल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इस मैप को बहुत बढ़िया से समझिएगा, मैप पर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, उसके बाद जो चीजें हमने समझी वो ठीक है। अब इसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। तो आपने पूरा का पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में समझा। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो तरीका है मेरा एनसीईआरटी से आपको पढ़ाने का, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने का, ये चीज सही लग रहा है आपको, या फिर आपको वो चाहिए पीपीटी फॉर्म में मैं चीजों को लिख कर आऊं उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये आपको बताना है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है उस तरीके से पढ़ना है। आई होप चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। लगभग 1 घंटे 3 मिनट में हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश किया बहुत ही बेहतर तरीके से। अब आपका काम है एक बार दोबारा एनसीईआरटी को खुद से पढ़ना। अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।